तो कुछ होमवर्क दिया गया था और होमवर्क स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क सही किया है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किसी का अगर बाई चांस मिस हो गया चेक करने के लिए, या कहीं पे हो सकता है किसी का गलत हो जाए, तो एक बार चेक कर लेना कुछ। और किसी एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि वो आसामीज में पढ़ती थी पहले, तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ था कुछ समझने के लिए। क्या समझने के लिए मुश्किल हुआ था तो वो रिपीट कर देंगे। और लैंग्वेज का किसी को भी इशू हो तो जरूर बता देना, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि किसी को इंग्लिश आता हो या हिंदी आता हो तो वो ज्यादा नॉलेजेबल या टैलेंटेड हो जाए। लैंग्वेज डजंट मैटर, हमें नॉलेज जो है वो अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज ऐसा नहीं कि किसी को इंग्लिश आता है तो वो सुपेरियर हो गया, किसी को हिंदी आता है तो सुपेरियर हो गया, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो टर्म वगैरह जो है वो सब इंग्लिश में आना चाहिए, हमें डेफिनेशन आना चाहिए, वो सब इंपॉर्टेंट है, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दो। सबसे पहले पूछा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। तो हमें पता है कि क्या होता है, v इक्वल टू होता है w बाई क्यू। डायमेंशन लिखेंगे तो w का क्या होगा, ml 2t माइनस 2 बाई क्यू का होगा चार्ज का हम लोग लिखते हैं क्या, I इक्वल टू q बाई 2 होता है। Now charge is not a fundamental quantity, but current and time is fundamental quantity. So I can write q equal to I. So ml2 t minus 2. Dimension of current is a and t, time is t. So ml2 t minus 2 a, t minus 2 minus 1 minus 3 a minus 1. So this is the answer. Dimension of potential difference. Now move on to dimension of resistance. So we know v equal to I, R equal to how much, v by I. So how I can find R? So dimension of V already we know, we have got here. So ml2 t minus 3 a minus 1 by a. So dimension of resistance is ml2 t minus 3 a minus 3. तो सब लोग मैच करके जाएंगे ये सही है कि नहीं, क्या तो करेक्ट है सबका। बोलो, किसी को कोई डाउट है मुझे बोल देना। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक पावर का निकालने के लिए बोला था। इलेक्ट्रिक पावर का क्या होगा, P इक्वल टू W बाई टी। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हम लोग का क्या, ml 2t माइनस 2 बाई टी। तो ये कितना हो जाएगा, ml 2t माइनस 2। हालांकि मैं इलेक्ट्रिक पावर ऐसे भी लिख सकता हूँ, B P इक्वल टू V है। पावर पावर होता है ये, हालांकि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है, दिस इज मैकेनिकल पावर। लेकिन P इक्वल मतलब पावर का फॉर्मूला है, P इक्वल टू V ऐसे भी कर सकते हैं। पावर मतलब पावर है, डायमेंशन सेम होगा तो कोई भी फॉर्मूला से निकालो सेम होगा। तो VI से करेंगे तो क्या होगा, V कितना है मेरा, V ये है, कितना होना चाहिए, ml2 t माइनस 3 a माइनस 1। I का क्या होगा, a, I का आएगा 3। तो ये कैंसिल, तो पावर का अल्टीमेटली डायमेंशन सेम है। आया समझ में, मतलब फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं करेगा, क्वांटिटी सेम होने से डायमेंशन सेम। डाउट है क्या किसी को, बोलो कुछ क्लियर है ये। नो सर। तो कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम है। उसके बाद और एक क्वेश्चन दिया गया था, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो क्वांटिटी तो डेंसिटी हुआ ना, तो डायमेंशन क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी का डायमेंशन बाय डेंसिटी का डायमेंशन। तो क्वांटिटी है डेंसिटी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ये
सर एनर्जी का क्या होगा डायमेंशन? क्या बोल रहे हो? सर एनर्जी का डायमेंशन कितना लिख लो पहले। एनर्जी का डायमेंशन निकालना तो कितना पहले लिख लो। सब लोगों ने ऐसे होमवर्क तो दिया था, मतलब मैथ्स कर लो या किसी का कहीं गलत हुआ था तो करेक्ट कर लो। Sir, हाँ बोलो। sir, would you please send last class recording as I am new today in the group? ओके, एक्चुअली Thank you. टेक माय नंबर, Thank you, आई sir. एम नॉट एडेड टू द ग्रुप। ये ग्रुप अभी फिलहाल टेम्पोरेली बनाया गया है, धीरे धीरे टीचर्स को ऐड किया जाएगा। तो Okay, sir. मतलब ये मेरा नंबर है और ग्रुप में ऑलरेडी लिंक दे दिया गया होगा, शायद तुम्हें नहीं मिला है। ग्रुप में रिकॉर्डिंग दे दिया होगा ना, बाकी लोग बताओ। यस सर। हाँ, ग्रुप में जो है रिकॉर्डिंग होगा। अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो मुझे मैसेज करना, ठीक है, जो नया Okay. स्टूडेंट। Okay. और कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछना। Okay, sir. सर हाँ सर डेंसिटी का डायमेंशन ml-3 नहीं होता है क्या? हाँ, ml-3 होता है, लेकिन क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ ना, वो कह रहा हूँ। ये t किधर से अभी मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऊपर भी मुझे क्या लिखना चाहिए, ml-3, नीचे भी क्या लिखना चाहिए, ml-3, लिखेगा कि नहीं? यस सर। तो कैंसिल आ जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा? 1 होगा ना। 1 मतलब क्या है, सबके पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है, 1। आया समझ में? वो समझते हैं, लेकिन t आया किधर से? वो एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? t आया किधर से? क्या किधर से आया? t टाइम। ये वाला? यस सर। मैंने टी आया ही नहीं ना, टी 0 लिखा है तो टी न्यू नहीं आया। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब डायमेंशन नहीं होता है कुछ भी तो हम बस ऐसे ही लिख देते हैं, 1 की जगह क्या लिखते हैं, एम एल टी को बस लिख देते हैं 0 करके। हालांकि मन होने से मैं m0 l0 t0 a0 सब कुछ लिख सकता हूँ, कैंडेला 0 सब कुछ लिख सकता हूँ। आज समझ लो, थीटा 0 सब कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन इतना तक लिखते हैं। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। टी 0 होने से तो 1 हुआ ना, तो उस हिसाब से। और किसी को कोई डाउट? तो क्वेश्चन और करते हैं। एक इतना अगर कर पा रहे तो और एक होमवर्क लिखना, होमवर्क में देते फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का डायमेंशन बताना, नंबर 1। नंबर 2 कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है बता दो, साइड में हिंट दे रहे हैं। कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला बता दे रहे हैं हिंट के तौर पर। और कुछ दे सकते हैं हम लोग। इतना ही बस होमवर्क करो, अभी ज्यादा डायमेंशन नहीं करवा सकते। हाँ, पूछ रहे हैं कि एनर्जी का डायमेंशन कैसा है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अभी तक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़े हो, बोलो क्या क्या एनर्जी पढ़े हो? सर क्लास हाफ 9 में एम पढ़े वी थे ना? स्क्वायर। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर।
हाफ एम वी हाँ, स्क्वायर। तो क्या क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर था। एक था पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या था? mg है। तो किसी से भी निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर, क्योंकि एनर्जी चाहे कोई भी फॉर्म में हो, एनर्जी का डायमेंशन सेम रहेगा। के का अगर मैं डायमेंशन देखता हूँ तो क्या होना चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन। हाफ इज अ नंबर, तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो मास का कितना हो जाएगा? m, और वेलोसिटी का कितना हो जाएगा? l p माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा ml2 p माइनस 2। तो एनर्जी का कहीं ना कहीं वर्क डन के साथ डायमेंशन सेम रहता है। यही डायमेंशन किसका है? वर्क डन का। पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो क्या होगा? mgh। यहाँ पर m क्या है? मास है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है इतना, और ये क्या होगा? l। तो बनेगा m, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 + 1 बनेगा l2 p माइनस 2। किसी को डाउट होने से बोलना, हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा हो जाता है कई बार स्पीड बता देते हैं, तो किसी को सर डाउट। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का डायमेंशन अभी निकालना है। ये होमवर्क है, ओके सर। ये होमवर्क आज भी होमवर्क देंगे, तो होमवर्क में ये सब में किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? यस सर। किसी का अगर नहीं हुआ तो बोलो। जो नया स्टूडेंट है जिसने बताया कि नहीं हो, कहाँ से हो तुम? सर रूपनगर। गुवाहाटी में है क्या? यस सर। पहले कहाँ पढ़े थे? सर सेंट स्टीफन स्कूल। ठीक है मैं, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा है मैं बता देता हूँ। तुम वीडियोस में दे दूंगा, तुम या नहीं तो ग्रुप से तुम मांग लो, तो मैं, या नहीं तो मुझे मैसेज कर दो। तुम वीडियो को थोड़ा ही देखना, ठीक है? नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके सर। तो तुम्हारे लिए अभी आज का क्लास समझने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने बिगिनिंग किया था, पहला क्लास में हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, बायो क्या है, केमिस्ट्री क्या है, वो सब बता रहा था मैं। उसके बाद मैं आ गया फिजिकल क्वांटिटी में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है। किसी का वॉल्यूम हो सकता है 1 लीटर, किसी का 2 लीटर हो सकता है, किसी का 3 लीटर। जैसे कि मान लेते हैं लैंड 100 मीटर हो सकता है, 1000 मीटर हो सकता है, 5 किलोमीटर हो सकता है। तो जो चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि डेंसिटी मेजर किया जा सकता है 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी कैन बी मेजर्ड। तो जिसे मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो मैंने जस्ट एक हिंट दिया है कि क्या है, वीडियो में तुम थोड़ी देखोगे। उसके बाद क्या करना है तुम्हें? अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कह रहा हूँ मैं डायमेंशन। तो डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान लो स्पीड का मुझे डायमेंशन निकालना है, ठीक है? बीच में जो चीजें तुम्हें कुछ देखना पड़ेगा वीडियो, फिलहाल मैं आज का क्लास ताकि तुम्हें समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब जो रिक्वायर्ड है। तो स्पीड का अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? स्पीड का पहले फॉर्मूला लिखूंगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। और डायमेंशन लिख रहे हैं तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। तो मैंने कुछ क्वांटिटी होते हैं जिसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन मैं बता के रखा हूँ, इसे याद करना है। तो ये तुम तुरंत बना लोगे, तुरंत बनाओ। बाकी लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, नया स्टूडेंट है तो बाकी लोग कोऑपरेट करेंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर क्वांटिटी, ये सीरियल नंबर हुआ, ये क्वांटिटी हुआ। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं SI यूनिट, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायमेंशन। तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर 1 लैंड आ जाएगा,
जिसका यूनिट है SI में मीटर, यहाँ पर डायमेंशन होगा L। दूसरा है मास, यहाँ पर यूनिट आएगा SI में किलोग्राम और डायमेंशन आएगा कैपिटल M। बड़ा सिंपल है, मास तो M, लेंथ तो L। T आ जाएगा टाइम, जिसका SI यूनिट है सेकेंड और यहाँ पर हो जाएगा T डायमेंशन। नंबर 4, टाइम के बाद लिख देते हैं करंट, जिसका SI यूनिट है एम्पेयर और यहाँ पर डायमेंशन कैपिटल A स्क्वायर हो गया। नंबर 5, टेम्परेचर, जिसका SI यूनिट केल्विन होता है। यहाँ पर हम लोग थीटा लिख सकते हैं या K लिख सकते हैं स्क्वायर होता है। उसके बाद लिख देता हूँ मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, SI यूनिट मोल, यहाँ पर होगा क्या मोल ऐसे। नंबर 7, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होगा कैंडेला, प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं कैंडेला। डायमेंशन होगा CD। तो तुम ये टेबल बनाओ, ठीक है। प्रियंका, प्रियंका है ना तुम्हारा नाम, क्या है? Yes, sir. प्रियंका। टेबल को तुरंत बना लो, बाकी लोग थोड़ा कोऑपरेट करें। होने पर बता देना प्रियंका। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, डायमेंशन निकालने से क्या होगा सर? मतलब डायमेंशन, डायमेंशन का यूज क्या है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उससे डायमेंशन का क्या यूज होगा? क्या है? ऐसे तुमने क्लास किया था, जिसने पूछा अभी। हाँ यस सर। ठीक है, डायमेंशन का यूज में आ रहा है, थोड़ा सा रुको। Sir, done. ठीक है, तो देखो ये इसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसे हम कहीं से डिराइव नहीं कर सकते। मतलब लैंड, मेरा लैंड है, इसको कहीं से मैं डिराइव नहीं कर सकता। लेकिन कुछ क्वांटिटी मतलब इसके अलावा जितना क्वांटिटी है वो क्या होगा, डिराइव कर देते। जैसे कि स्पीड, स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम। मतलब स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं। Yes, sir. Means I can say that speed is a derived quantity of the fundamental quantities length and time। आया समझ में? Yes, sir. तो ये 7 क्वांटिटी से मैं दुनिया भर में जितना फिजिकल क्वांटिटी है मैं बना सकता हूँ। तो इसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखो, तो स्पीड का डायमेंशन मैं कैसे लिखूंगा, लैंड इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो L आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा T। तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल पावर करके एक चैप्टर होता था मैथ्स में। L का पावर 1 है, ऊपर है 1 है, ये T 1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। T to the power -1. अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की डायमेंशन की, तो मैं वेलोसिटी को भी किसमें लिखूंगा, फंडामेंटल क्वांटिटी में के टर्म्स में लिखूंगा। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, y क्या कहता है टाइम। तो मेरा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड, सो L/T, तो ये भी आ जाएगा LT - 1। अगर मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो मैं एक्सेलरेशन के अगर मैं डायमेंशन लिखूं, ये v - u/t होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डायमेंशन। नाउ चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो व्हाट, वेलोसिटी ना, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी तो है। आज समझ में प्रियंका? Yes, sir. मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का 3 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल 1 मीटर पर सेकंड है। डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज आल्सो 2 वेलोसिटी। meter per second. Yes, sir. It's a velocity. तो डायमेंशन ऑफ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अगर मैं लिखूंगा, ऊपर लिख रहा हूँ, तो वेलोसिटी को कैसे लिखना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में। ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। अगर तुम्हें मान लो एक्सेलरेशन पूछा है, तुमने नहीं निकाला है, तो वेलोसिटी का तुम निकाल लोगे। Okay, sir.
तो निकालने के बाद क्या है, एल टी माइनस वन बाई टी, तो ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी माइनस वन minus 2. आया समझ में क्या है? Yes, sir. तो ये सफिशिएंट है तुम्हारा आगे समझने के लिए, ठीक है। Okay, sir. Thank you. इसको तुरंत लिख लो, तुरंत लिखो फास्ट। होने पर बता दो। Sir, done. ओके, उसके बाद आता हूं मैं, दो क्वांटिटी है जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसको समझा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ये होता क्या है, these are डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस होता है, ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। There are two types of supplementary quantities. There are two supplementary quantities. Types two supplementary quantities. दो है, एक को कहते हैं प्लेन एंगल। तो ये है क्या? प्लेन एंगल वही है जो आज तक तुम लोग पढ़ते आए, जैसे कि पढ़ते हो ना 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री पढ़ते हो, Yes, sir. इसी को हम कहते हैं प्लेन एंगल। तो एंगल हुआ थीटा। तो ये क्या मान रहे हैं, लेट अस सपोज दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर, और ये क्या हो गया, रेडियस। हो सकता है ना सर? Yes, sir. दिस इज पॉसिबल। तो प्लेन एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर। जैसे कि देखो, मान लो ट्रायंगल का ही मैं बना रहा हूँ, तुम लोग जो कहते हो कि 30 डिग्री है या कुछ है मान लो, तो क्या मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो मैं ये एक सर्कल का पार्ट बना सकता हूँ। मतलब ये आर्क क्या है, कितना एंगल सबटेंड करता है, आया समझ में? Yes, sir. डाउट है क्या किसी को? मतलब किसी भी एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान सकता हूँ कि द एंगल इज सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, मान सकते हैं ऐसा? Yes, sir. तो देखो क्या है, फॉर्मूला आता है इसका, पहली बार मिलेगा सबको। थीटा का जो फॉर्मूला है दैट इज आर्क बाय रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है एंगल का। और अगर मैं डायमेंशन देखूं तो आर्क क्या है, आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक धागा रखूं, धागा आसामीज में अगर बोला जाए, धागा मतलब सूता जो तो हमारे ठाके ना रोसी बा सूता। तो धागा को अगर ऐसे रखा जाए तो ये धागा का जो लेंथ होगा वही मेरा क्या होगा, इस आर्क का लेंथ होगा। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? से धागा को हम सीधा रखेंगे ना सर? ये देखो, मैंने धागा को, ये धागा की जगह मैंने ये लिया मोबाइल का चार्जर। तो धागा को मैं ऐसे अगर रखा तो यहाँ पर मैं पकड़ा और यहाँ पर, तो ये जो लेंथ होगा इसको खोलने के बाद ये लेंथ को मेजर कर देंगे तो क्या आएगा, आर्क लेंथ। आया समझ में या नहीं आया? मैं धागा को ऐसे नहीं रखूंगा, ध्यान रखना, मैं कैसे रखूंगा, ऐसे। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो आर्क लेंथ बाय रेडियस, रेडियस ये, तो क्या मैं आर्क लेंथ का डायमेंशन होगा लेंथ, होगा कि नहीं? तो ये बन गया मेरा डायमेंशन। आया समझ में? Yes, sir. ऊपर से मिटा रहा हूँ थोड़ा सा,
किसी का नहीं हुआ तो बता देना। सर पूरा नहीं बता रहा, इतना ही बता रहा। हाँ बोलो। ठीक है सर। ऐसा ही जो होगा प्लेन एंगल, तुम लोग आज तक डिग्री पढ़े थे, एक्चुअली ऐसा ही नहीं था रेडियन, ये डिग्री नहीं है, ऐसा ही नहीं होता रेडियन इसका मतलब। अभी से हम कहीं पे भी एंगल का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एसआई में जब जरूरत होगा पुट करना तो हम रेडियन पुट करेंगे, ना कि डिग्री। अभी फिलहाल इसका कैलकुलेशन नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो मैं फिर से करवा दूंगा, मतलब रिकॉल कर दूंगा, चिंता मत करो। कोई चीज अभी देखो बेसिक पढ़ रहे हो, कोई चीज ऐसा होगा कि वन टाइम अभी मिलेगा, लेकिन तुम लोग उसको दिमाग में डालते जाओ, मतलब रिवाइज कर करके तुम लोग उसको दिमाग में डालो। जब फिर इसका धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो बार बार आने लगेगा, जैसे कि ये रेडियन बार बार आएगा तब मैं रिकॉल कराऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें याद होगा तो तुम्हारा दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखें कि रेगुलर स्टडी करें डेली, और डेली स्टडी करोगे ना लाइफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, मतलब बहुत बढ़िया लाइफ बन जाएगी अगर डेली पढ़ोगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, रेडियस और रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री जो है वो है 180 डिग्री पर जो पाई रेडियन है, 180 डिग्री कितना होगा पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होगा। होने पर बता देना, यहाँ तक बता दे बाबा। স্যার স্যার রিলেশনটো এবাৰ বুজাই দিব। ৰিলেশ্যনটো বুজাবলৈ এইটো ৰিলেশ্যন ন, এইটো ৰিলেশ্যন বুজাবলগীয়া নাই, যেনেকে 1 কিলোমিটাৰ 1000 মিটাৰ হয় তেনেকুৱা কথা। ওকে স্যার। এইটোতো আমি নিজে কনভাৰ্জন এটা ডিসাইড কৰিছো, যেনেকে আমি নিজে মানি লৈছো যে 1000 মিটাৰ কি মানো 1 কিলোমিটাৰ, এইটো আমি নিজে মানা, বুজি পাইছা? ইয়েস স্যার। তেনেকে এইবিলাক নিজে মানা বস্তু হয়। ইউনিট কি হয়, এটা মেজাৰমেন্টৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, সেইটো আমি নিজে মানিছো। ওকে স্যার। हुआ यहाँ तक या नहीं हुआ? यस सर। क्वेश्चन देते हैं, नीचे का मिटाऊंगा मैं, क्वेश्चन देते हैं, करो, देखते हैं कौन कितना कर सकता है। नहीं भी आएगा तो मैं कराऊंगा। क्वेश्चन देते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following angles in radian, ठीक है? नंबर 1 30 डिग्री, नंबर 2 45 डिग्री, नंबर 3 60 डिग्री, नंबर 4 90 डिग्री, नंबर 5 125 डिग्री, ये सबको कर। नंबर 2 convert the following into degree. Number 1 3 pi by 2, number 2 twice pi, number 3 4 pi by 3। तो ये सब करो, ट्राई करो। नंबर 4 3 pi by 4 करो, ट्राई करेंगे। आंसर जैसे पहला का आया आंसर बताइए वैसे, हाँ ऐसा नहीं कि सारा करने के बाद आंसर बताइए, एक एक सर करके पाई आंसर बाय बताइए। 6 रेडियन। हाँ सर पाई बाय 6 रेडियन। पहला का आ गया 8 पाई बाय 6 रेडियन, और किसका कुछ आने से बता दो ये आंसर किसने बताया, नाम बताओ। सर श्रीमान प्रधान। हाँ श्रीमान प्रधान। श्रीमान प्रधान, बहुत बढ़िया है, तुम अच्छे से पढ़ते हो। श्रीमान प्रधान, हाँ। और कोई कुछ? सर 45 का पाई बाय 4 होगा ना?
45 का पाई बाय 4 किसने बताया? परवेश। परवेश। तुम्हारा पहले का कितना है परवेश? इसका पाई बाय 6 है। पाई बाय 6 है। तो परवेश ये भी बता रहे हैं कि ये भी है। और सर प्रियंका? नंबर 3 पाई बाय 3 होगा क्या? पाई बाय 3 किसने बताया? सर ट्रीटी। जीटी। वेरी नाइस, सही है। सर नंबर 4 पाई बाय 2। नंबर Sir, 4 pi by 2. Pi by 2. Pi by 2. नंबर 4 पाई बाय 2 बिल्कुल सही बताया जिन लोगों ने बताया। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है क्या ये सब? मैंने पढ़ा है सर एक्चुअली। पढ़ा है, वेरी नाइस। 135 का क्या होगा? पाई बाय 8। हाँ, पाई बाय 8। पाई Pi by? डिवाइडेड बाय 8 नहीं होगा पाई बाय, कैसे पाई बाय? Sir, 3 pi by 4. 3 पाई बाय 4। 3 pi by 4. फिर पाई बाय 4। Priyanka. प्रियंका, वेरी नाइस प्रियंका। और किसी ने भी बताया 3 पाई बाय 4। सबका नाम नहीं पूछ पा रहे, धीरे धीरे मुझे ऐसा हो जाएगा कि आवाज से पहचान लूंगा मैं। अभी बिगिनिंग है, धीरे धीरे ऐसा होगा कि मैं तुम बोलोगे तो मुझे आवाज से ही पता चल जाएगा कि कौन है क्या नहीं। तो अभी तक जितना आंसर है बिल्कुल सही है, फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है ना हो पाए। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, यूनिट कन्वर्जन है। यूनिट कन्वर्जन बहुत आसान होता है, देखो हमें कोई घबराने की बात नहीं। क्या है 180 डिग्री, मैंने क्या रिलेशन दिया है? पाई रेडियन। और हमें क्या पूछ रहे हैं? हमें अलग अलग डिग्री का दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना। तो हम लोग 1 डिग्री निकाल लेते हैं, क्या होगा? पाई बाय 180 डिग्री। तो पहले क्या है 30 डिग्री, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में 30 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और 30 इंटू 1 क्या होगा? 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड में भी उतना ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? मैथमेटिक्स तो यही कहता है ना, क्या नहीं कहता है? लेफ्ट हैंड साइड में जितना मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में भी उतना ही, नहीं तो इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो पाई बाय 180 इंटू कितना होगा? 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 कितना? 6। तो आ गया पाई बाय 6 रेडियन, पहले का आंसर। नंबर 2 का अगर मैं बात करूं 45 डिग्री क्या है? तो क्या है? पाई बाय 180 इंटू कितना कर देना है? 45। तो 45 होता है 4 जब, तो आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। उसके बाद नंबर 3 में आता है 60 डिग्री। तो वो क्या होगा? पाई बाय 180 इंटू होगा 60। तो 0 0 कैंसिल, 6 आ जाएगा, 3 जब, तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाय 3 रेडियन। उसके बाद है 135 डिग्री। पाई बाय 180 इंटू कितना? 135। अगर मैं इसको करता हूँ, किससे करूँ बोलो? 5 से करना चाहिए मुझे, पहले 5 से कर लेते ना, और या किसी और से कर सकते, 9 से भी कर सकते थे, 9 से भी कर सकते। तो 9 कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18, 0। यहाँ कितना बन जाएगा? 9 कितना होना चाहिए? 1 जा 9, और 9 कितना होगा? 5। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो इसको अगर मैं 5 से करता हूँ तो कितना होना चाहिए? 3 पाई बाय 4 होगा सर, क्योंकि ये 5 से करने से 3, ये 4 होगा। हालांकि ये जो मैंने करवाया है ये माइंड में धीरे धीरे बैठ जाएगा, ये माइंड में धीरे धीरे हम लोग इतना कराएंगे ना, बैठ ही जाएगा कि 135 इतना होता है, 60 डिग्री इतना होता है, 45 डिग्री इतना होता है, ये बैठ जाएगा। और जिसका मैथमेटिक्स है उनके लिए वह उनको बुक में ही मिलेगा। जिसका मैथमेटिक्स नहीं है वो कहीं ना कहीं डाउट में रहते कि मेरे को प्रॉब्लम होगा। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जिसका मैथमेटिक्स नहीं है, बायोलॉजी लिया है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर 2 का नंबर 1 270 डिग्री। 2 का नंबर 1 270 किसने बताया? सर मेघा। मेगा, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। सर Number 2 is 360 degree. ये नंबर 2 360 होगा, बिल्कुल सही है। 3 is 240. सर 4 240। 40 बिल्कुल सही है। 135 degree. 135 डिग्री, ये तो अभी मिला है ना,
मतलब अब यहाँ पर भी मिला है मेरे को। वेरी नाइस। अगर किसी का ये सब नहीं हुआ था तो कर ले तुरंत, थोड़ा टाइम दे रहे। इसको मिटा रहा हूँ ऊपर का। तो ये सब आ रहा था 3π/2। अभी क्या है, मेरे को रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट। तो अभी मुझे क्या पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मुझे क्या है, रेडियन में दिया है फॉलोइंग, ये रेडियन में था, फॉलोइंग इनटू डिग्री, तो ये सारा रेडियन में था। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 180/पाई डिग्री। तो मुझे सबसे पहले चाहिए 3π/2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 इंटू पाई इंटू क्या करना पड़ेगा 3π/2। कन्वर्ट, कैंसिल करो, पाई कैंसिल, 2 क्या इसको, तो कितना हो जाएगा 9 सर। तो 90 इंटू 3 कितना होता है 270। तो पहला आंसर बिल्कुल सही। ये नंबर 1 है। नंबर 2 में आते हैं, ट्वाइस पाई की बात कर रहे हैं। तो ट्वाइस पाई में कितना हो जाएगा 180/पाई इंटू ट्वाइस पाई, पाई कैंसिल, तो कितना होना है 360। नंबर 3 में आता है 4π/3। 4π/3 में क्या होगा 180/पाई इंटू कितना होना है 4π/3, पाई पाई कैंसिल, 3 से जाएगा कितना 60। तो नंबर 5 45 पाई होगा। हाँ नंबर 5 45 पाई, नहीं नंबर 4। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। फिर नंबर 4 45 पाई। नंबर 4, नंबर 4 में अभी तक आया नहीं है, नंबर 4 अभी करूंगा। नंबर 4 क्या होगा 3π/4, तो कितना होना चाहिए 180/पाई इंटू 3π/4। तो 4 से कितना होता है 45, 45 3 से कितना बन जाएगा 135 डिग्री, पाई पाई कैंसिल। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पांस था, ऐसे रिस्पांस देते रहिए। किसी का अगर नहीं हो पाया था तो वो लिखे। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, किसी का नहीं हुआ तो बोलो। तो मैंने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में मैंने सबसे पहले लिखा है प्लेन एंगल, जिसका फॉर्मूला था आर्क/रेडियस। दूसरा आता है सॉलिड एंगल, इसको थोड़ा समझना, थोड़ा 3D इमेजिनेशन चाहिए इसके लिए। सॉलिड एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस, एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस at surface of a solid object at center। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास मान लो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर एक सरफेस में ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सॉलिड का इमेजिनेशन करना। तो ये सरफेस का कहीं पे मैं ऐसा सेंटर ऐसा मान सकता हूँ। तो ये जो सरफेस है
ये सरफेस का कैसा है, यहाँ से कैसा है, यहाँ से कुछ ऐसा करके है, मतलब कुछ इस तरह का है। देखो ये सेंटर को मैं अगर मानूं तो क्या पूरा एंगल मेरा ऐसा करके कुछ होगा, आ रहा है समझ में या नहीं होगा? मतलब पहला एंगल जो था प्लेन एंगल, वो बस ऐसा करके एक प्लेन में लाई कर रहा था। इस बार एंगल क्या होगा, इस बार एंगल बिल्कुल ऐसा है, ये पूरा जो सॉलिड एंगल होगा ना, ये वाला, ये पूरा आ रहा है समझ में? अरे आइसक्रीम का जो कोन होता है, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। Yes, sir. तो ये मेरा पूरा कोन ही क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा, मतलब इसलिए नाम है सॉलिड एंगल। यहाँ पर एंगल मेरा क्या है, सॉलिड है। पहला एंगल कैसा था, एक सरफेस में लाई कर रहा था, इसलिए प्लेन एंगल कहते हैं। इस बार एंगल 3D में लाई कर रहा है, आया समझ में? Yes, Yes, कोन sir. कैसा होता है, 3D होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे हम इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल होता है स्मॉल ओमेगा। हम लोग रेजिस्टेंस में इसको यूज करते हैं, उसमें यूनिट ओम था तो ओम कह देते हैं, लेकिन इसको कहते क्या है, स्मॉल ओमेगा। तो स्मॉल ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा स्मॉल ओमेगा। तो फॉर्मूला जो है, ये जो एरिया है मेरा, एरिया बाय क्या होगा, ये जो रेडियस बनेगा आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, इतना लिख लो। sir, R यहाँ पे रेडियस है। हाँ मतलब सेंटर से जो दूरी है सरफेस तक, Okay. आया समझ में? ठीक है, तो डायमेंशन अगर मैं लिखूं, डायमेंशन में अगर इसका लिखूं तो क्या होगा, एरिया का क्या होता है L2। क्यों, प्रियंका को थोड़ा समझा देते हैं। प्रियंका एरिया किसी का भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया का यूनिट क्या होता है, यूनिट छोड़ा, प्रियंका को थोड़ा समझा देते। एरिया क्या है, किसी का भी फॉर्मूला ले लो, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट होता है, रेक्टेंगल का होगा क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का क्या होगा, एरिया स्क्वायर का, Sides को. ये है ट्रायंगल, ये है मेरा रेक्टेंगल, ये है मेरा स्क्वायर, डायग्राम से दिखा। तो यहाँ पर क्या होगा, साइड स्क्वायर। सर्कल का अगर मैं बात करूँ एरिया, तो वहां पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। Pyre को. तो देखना, डायमेंशन किसी भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता। तो ब्रेथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, लेंथ से ना। हाइट का भी क्या होगा, लेंथ, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन L2। L2. इसका क्या होगा डायमेंशन, लेंथ का लेंथ, ब्रेथ का लेंथ, तो L2। इसका क्या होगा L2। पाई इज ऑल्सो नंबर 3.14, तो इसका क्या हो जाएगा L2, क्योंकि रेडियस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। आया समझ में? Yes. तो तुम साथ में ये सब भी लिखोगे। और ये जो डिस्टेंस है R, वो भी क्या होगा L2। तो इस ये भी बन के मेरा डायमेंशन पहले पर लिखवा दोगे कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी डायमेंशनलेस होता है। স্যার, बोलो। স্যার রিলেটিভ ডেন্সিটিও তো এটা ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি হবে তেন্তে। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी सिर्फ 2 है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बहुत है, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डायमेंशनलेस है, वो कह रहा हूँ। नहीं आया समझ में? सारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये जो मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 नाम लिखवा रहा हूँ, वो भी डायमेंशनलेस है, वो कह रहा हूँ। आया समझ में? यस স্যার।
हालांकि और बहुत चीजें हैं जो डायमेंशनलेस है, वो भी लिखवाएंगे अभी, और बहुत सारा चीजें होगा जो डायमेंशनलेस है। इसको मिटा सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अगर मुझे किसी ने पूछा, हाँ क्वेश्चन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस वगैरह में आएगा, तो क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर क्या है, बोर्ड में भी आ सकता है, एंट्रेंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिखवाते हैं, व्हाट इज द प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एक सर्कल एट सेंटर। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन दे देता हूँ, ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी none. Next question, what is the angle subtended by a sphere? What is the solid angle at center? Option A pi by 2, option B pi, option C twice pi, D 4 pi. करो तो देखते हैं कोई कर सकता है। एक का मैंने ऐसे ही डिग्री में लिया, एक का रेडियन में लिया, हालांकि इसका भी तुम रेडियन में निकाल दो, मैंने ऐसे ही लिया। नहीं आने से घबराना मत, मैं करवा दूंगा, लेकिन एक ट्राई। सर पहला का सर 360 होगा पहला ना, 360 डिग्री है क्या? हाँ पहला का 360 वेरी degree. गुड। और उसके बाद 4 पाई दूसरा का 4 पाई, किसने बताया? परवेश। परवेश, वेरी नाइस। पहला का देखो, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यही बेस पे हमें एंट्रेंस में जरूरत पड़ेगा फ्यूचर का पढ़ाई में। क्लास 12 में है सॉलिड एंगल, क्लास 12 में जरूरत पड़ेगा, तुम सोचो, मतलब 11 में भी कहीं जरूरत पड़ेगा, और 12 में इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक करके चैप्टर है सॉलिड एंगल का, ये जो मैं अभी 4 पाई बताया है वो जरूरत होगा। तो इसलिए यहाँ पर बेसिक मैथ्स और डायमेंशन अभी चल रहा है, तो जरूरत पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको सिर्फ पढ़ो ही नहीं, उसको रट लो कि ये मुझे आ जाना चाहिए। कोई अगर पूछ दे कि सॉलिड एंगल, जैसे परवेश ने तुरंत बता दिया, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन परवेश ने जैसे बताया कैलकुलेशन करके, वैसे आना चाहिए, मतलब बताना, वो मैं कह रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है लेकिन आना चाहिए। जैसे कि पहले देखो, पहले क्या पूछे, सर्कल का पूछा है, तो सर्कल का हमें ऐसे भी पता है कि सर्कल सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करते हैं, चीज ये तो हमें ऐसे भी पता है। और अगर फॉर्मूला से करूं तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 8 बाय रेडियस। तो देखो सर्कल का पूरा आर्क लेंथ कितना होता है, ट्वाइस पाई आर होगा कि रेडियस कितना है 8, तो कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस पाई, तो ट्वाइस पाई मतलब कितना है 360। क्लियर हुआ? अरे बोलो क्या हुआ, क्लियर है बाकी लोगों को? उसके बाद अगर मैं नंबर 2 का पूछूं, नंबर 2 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 मिटाऊंगा मैं, तो नंबर 2 में अगर आते हैं तो क्या होगा, स्फीयर है, क्या है, कहीं से भी किसी स्फीयर है, मान लेते हैं ये स्फीयर है, कहीं से भी, मतलब पूरा इसको सर्कल मत मानना, स्फीयर है। तो मुझे क्या चाहिए, सॉलिड एंगल क्या होगा, एरिया, तो एरिया ऑफ स्फीयर बाय क्या होगा, आर स्क्वायर। एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो 4 पाई। प्रियंका आया समझ में? Yes, sir. मेघा समझ में आया? Yes, sir. सीमान आया समझ में? Yes, sir. कोई अनम्यूट नहीं करेगा, हाँ 1 मिनट के लिए मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अनम्यूट नहीं करना।
ठीक है, हो गया अटेंडेंस लेकर। किसी को कोई डाउट है, कुछ है तो बता सकते हो। कोई मैसेज किया था कि मिथु मनी, अभी भी है क्या? मैं अभी देखा हूँ मैसेज। मिथु मनी शायद नहीं, मिथु मनी है लेकिन सुन नहीं पा रहे शायद। मिथु मनी, क्या मुझे सुन पा रहे हो? इट्स फाइन नाउ, ठीक है। अगर किसी को कभी भी नेटवर्क डिस्टरबेंस हो, बिल्कुल प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हो, वो क्लास को छोड़ के जा सकते हो विथ परमिशन। मैसेज कर दे, व्हाट्सएप में मैसेज करने से भी हुआ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन लाइव क्लासेस करने की कोशिश करो हमेशा, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट हमेशा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, तुम बेकार में क्लास में भी बैठे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर क्या होगा, तुम फिर से रिकॉर्डिंग वीडियो में देख लो, तो ये टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं करना है, तो तुम लोग का टाइम बचे, अपना पढ़ाई अपना है, तो ईमानदारी से पढ़ाई करो तो सब ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हालांकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, तो करते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जरूरत पड़ेगा, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, ये सिर्फ जरूरत पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। हाँ, ये सिर्फ जरूरत पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। और अगर स्टूडेंट चाहे, ये डिपेंडिंग अपन स्टूडेंट है। सुन ले एक बात, बोर्ड का कॉपी अगर अलग से बनाना चाहो तो बना सकते हो, एंट्रेंस का अलग से बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये बोर्ड का कॉपी और एंट्रेंस का कॉपी अलग क्लास 12 में कंपलसरी है, ये 12 में कंपलसरी करते हैं हम बनाने के। 11 पे स्टूडेंट के चॉइस के ऊपर है, लेकिन मैं जहां जहां एंट्रेंस लिखूंगा वो सिर्फ एंट्रेंस में आएगा, ध्यान रखना। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अलग से कॉपी बनाऊं, तो एक ही साथ दोनों कॉपी को खोल के बैठना है, और एंट्रेंस का सिर्फ एंट्रेंस में लिखेंगे और बोर्ड का सिर्फ बोर्ड में, तब प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा? बोर्ड का एग्जाम से पहले तुम बोर्ड के कॉपी को पढ़ोगे तो हो जाएगा, और एंट्रेंस के लिए दोनों कॉपी को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड वाला चीज एंट्रेंस में नहीं आता, एंट्रेंस में दोनों आता है और बोर्ड में सिर्फ बोर्ड वाला। नाउ इट इज अपॉन योर चॉइस whether you want to make 2 copies or 1 copy। अगर एक कॉपी बनाते हो तो वहां पर एंट्रेंस करके लिख लेने से हुआ, मतलब बोर्ड के लिए वो टॉपिक एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं करने से भी हो जाएगा। हालांकि तुम्हें दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? Yes, sir. जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, लेकिन 12 में मैं कंपलसरी कर देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट भूल जाते हैं लिखने के लिए। मैंने लिख दिया, स्टूडेंट नहीं लिखा, फिर वो क्या करते हैं, गलती से बोर्ड एग्जाम से पहले एंट्रेंस का पढ़ते रहते, बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, एग्जाम में जाके मतलब खराब हो जाता है। तो इसीलिए वहां पर कंपलसरीली 12 में बोर्ड और एंट्रेंस का अलग होगा। 11 का फाइनल एग्जाम का मार्क्स मैटर नहीं करता है, इसीलिए हम लोग 11 में इतना स्ट्रेस नहीं देते। लेकिन पढ़ना सबको अच्छे से है, पढ़ना सबको अच्छे से है, लेकिन उसमें मार्क्स, मतलब वहां पर मार्क्स अगर थोड़ा बहुत कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 12 का एग्जाम का मार्क्स ठीक करना ही है, तो इसलिए वहां पर कंपलसरी अलग से कॉपी बनवाते हैं। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले मैंने क्या बताया, न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट वो है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट मतलब क्या बताया था मैंने, जो चेंज नहीं होता, और वो कांस्टेंट क्या होगा, कोई नंबर होगा, ठीक है, उसे कहते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो नंबर 1 न्यूमेरिक कांस्टेंट, जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या होगा, पाई हो, 3.14 हो जिसका वैल्यू, फिर क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, तो ऐसे करके ट्वाइस पाई हो सकता है। ऐसे अलग अलग क्या है, जो न्यूमेरिक नंबर है वो क्या होगा, सर नेगेटिव सर ई होगा क्या? हाँ, ई होगा क्या? ई z इज नॉट ए न्यूमेरिक कांस्टेंट। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, डी नहीं, वैल्यू ई इसका 9.8 है, वो एक g क्या है, g इज एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू है, वैल्यू फिक्स है, लेकिन ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग फिजिकल कांस्टेंट, इसको हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं कहते। आया समझ में? सर सर ई इवन एक मिनट रुको, एक मिनट, इवन जी का वैल्यू चेंज भी होता है, मून में जी का वैल्यू अलग है कि नहीं?
यस सर। पता है कि नहीं कि मून में जी का वैल्यू अलग होता है। मून में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 8 से 6 टाइम 1/6 टाइम्स होता है। पता है ये बात? अरे 9 में था ये, पढ़ाई नहीं किया Yes, है sir. 9 में। तो हाँ बोलो, और कोई कुछ पूछ रहे थे? सर निगेटिव नहीं हो सकता? हाँ हाँ, नेगेटिव क्या? निगेटिव नंबर नहीं हो सकता क्या? नेगेटिव नंबर भी डायमेंशनलेस होगा। नेगेटिव नंबर भी डायमेंशनलेस होगा। खाली कोई अगर नंबर हुआ तो वह क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। उसके बाद देखो, न्यूमेरिक कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। सेकंड आते हैं एंगल थीटा, जो अभी बताया। थीटा क्या है? डायमेंशनलेस। ऐसा लिख रहा हूं थोड़ा। तो थीटा जब डायमेंशनलेस होगा तो ध्यान देना ना, तुम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा, पढ़ा है ना? Yes, Yes, sir. sir. उससे पहले एक चीज लिख के रखो, इसको मिटा देना, तभी ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। मुझे कोई बता सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेशियो? Sir, comparison दो चीज का। सर दो चीज का कंपैरिजन। और कोई? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्पीड इज डिफाइंड एज स्पीड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम? क्या कह सकता हूँ मैं? Yes, sir. यस कह रहे हैं। और कोई? यस नो कुछ बोलो। Yes, sir. यस बोल रहे हैं। और कोई? और कोई? तो ध्यान रखना, नो नहीं बता सकता है। पता है छोटे छोटे चीज है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से हम लोग का गलत हो जाता है। इसे कभी नहीं कर सकते। रेशियो का मतलब क्या है पता है? रेशियो का मतलब भी लिख देते हैं। रेशियो डायमेंशनलेस होगा, साथ में मतलब लिख देते हैं। रेशियो क्या है? कंपैरिजन ऑफ सेम क्वांटिटी होता है। सेम क्वांटिटी का या सिमिलर क्वांटिटी। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा मैथ्स में बड़ा क्वेश्चन आता था कि रेशमा और रेशमा का पापा का एज, रेशमा और रेशमा का पापा का एज का जो रेशियो है वो क्या है? रेशमा और रेशमा का पापा का एज कितना है? 1:2। पढ़ा है ना सचिन? Yes, sir. Yes, ऐसे sir. कि क्लास में जो टॉलेस्ट लड़की है, टॉलेस्ट लड़की और टॉलेस्ट बॉय का हाइट का रेशियो, किसका रेशियो? हाइट का रेशियो 4:3। लड़कियां एक्चुअली होता क्या, लड़कियां का ग्रोथ थोड़ा एडोलेसेंस पीरियड में ज्यादा होता है, तो मैंने लड़कियों का ज्यादा माना। ठीक है, ऐसा होता है ना। स्कूल डेज में क्या था, हम लड़कों का हाइट ही नहीं बढ़ता था, लड़कियों का इतना बढ़ता था, शर्म आता था। मुझे याद है। फिर धीरे धीरे जैसे मतलब होता है ना, क्लास 6-7 में पहुंचते हैं, मुझे अचानक याद है हम लड़का जो है ना हाइट बढ़ते ही नहीं, लड़कियां एकदम लंबी लंबी हो जाती है, शर्म आता है उनके सामने खड़े होने। फिर जैसे 10, 11, 12 पहुंचते हैं, फिर हम जाके जैसे तैसे लड़कियों के बराबर होते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? बोलो। Yes, sir. हाँ, इसलिए मैंने, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही जोक्स की बात है। तो जो भी हो, तो देख रहे हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एज और एज का रेशियो निकाला है। यहाँ पर किसका? हाइट और हाइट का। मैं दूसरा अलग क्वांटिटी का नहीं निकाल सकता, जैसे कि मैं एज और हाइट का रेशियो नहीं लिख सकता। आ रहा है समझ में? Yes, sir. मतलब क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। सिमिलर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर रेशमा का एज है, यहाँ पर पापा का एज, और क्वांटिटी क्या है? एज है। यहाँ पर क्वांटिटी क्या है? हाइट है। और स्पीड क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम सेम क्वांटिटी नहीं है, तो हम इसलिए इसको रेशियो नहीं बोल सकते। आया समझ में? तो रेशियो Yes, क्यों sir. मेरा डायमेंशनलेस होगा? क्योंकि जब सेम क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो क्या वो डायमेंशन उसका कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी नाइस। नंबर थर्ड आता है। तो अभी आते हैं थीटा में, ट्रिगोनोमेट्री। थीटा में आते हैं एंगल। ये था मेरा डायमेंशनलेस। तो ध्यान रखना, साइन थीटा क्या होना चाहिए? कोई बता सकता है? डायमेंशनलेस होगा या इसका डायमेंशन होगा?
डायमेंशन लेस होगा, क्यों? Sir, P by लेंथ बाय each है. लेंथ होगा। हाँ एक्चुअली होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री क्या था, कोई बता सकता है व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? Relation between angle and Sir, Angle and- ratio of sides of triangle. एग्जैक्टली, ट्रिगोनोमेट्री होता था रिलेशन बिटवीन, देखो कितना जरूरी है सब कुछ जानना, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेशियो ऑफ साइड, इसलिए तो कहते थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो भाई ये तो डायमेंशनलेस होगा ना, क्योंकि रेशियो हो गया, आया समझ में? हाँ sir. तो अगर साइन थीटा डायमेंशनलेस हुआ तो मेरा कॉस थीटा भी होगा डायमेंशनलेस, टेन थीटा भी होगा डायमेंशनलेस, कोसेक थीटा भी होगा डायमेंशनलेस, सेक थीटा भी होगा डायमेंशनलेस, कॉट थीटा भी होगा डायमेंशनलेस। लिख लो इसको। आगे बढ़ते हैं, तुम लोग को अभी नहीं मिला है लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। हम लोग एक चीज लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ थीटा, इसका मतलब क्या है मैं बता दूं। देखो साइन थीटा क्या होता है, मान लेते हैं साइन 30 लिखा मैंने, 1/2 होता है या नहीं होता? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री। मतलब हुआ क्या, साइन 30 अगर 1/2 है तो 1/2 का साइन इनवर्स मतलब 1/2 का उल्टा करेंगे, मतलब यहाँ पर 30 का वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू से अगर मुझे डिग्री में जाना हो तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लिखेंगे तो 30 डिग्री आया समझ में या नहीं आया? Yes, sir. तो साइन इनवर्स ऑफ No, थीटा, sir, एक बार। साइन इनवर्स ऑफ कैसे लिखें, साइन इनवर्स ऑफ कोई भी वैल्यू मान, साइन इनवर्स ऑफ x मान ले, थीटा नहीं लिख सकते, कोई भी x, मतलब x 1/2 हो सकता है, मान लो 1/√2 हो सकता है, √3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? Yes, sir. तो किसी को घबराने की बात नहीं है। साइन इनवर्स क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, साइन ऑफ एंगल कुछ वैल्यू मिलता है, उसी वैल्यू का अगर इन्वर्स कर देंगे वो एंगल मिल जाएगा। अगर मैं अभी लिखूं tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा बोलो? 45. 45 degree. 45 डिग्री, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर मैं लिखूं tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होगा? 90. 90, वेरी नाइस। अगर मैं लिखूं sec इनवर्स ऑफ 2 कितना होगा? 60 degree. 60 डिग्री, वेरी नाइस। तो इसको लिख लेना हाँ साइड में, इस इनवर्स क्या है। देखो यहाँ पर मेडिकल के भी स्टूडेंट भी होंगे जिसका मैथमेटिक्स नहीं होगा, और उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट है। कहीं पे भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम घबरा रहे हो तो मुझे फोन करो, मुझसे बात करो, मैं हमेशा सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैथ्स मेडिकल स्टूडेंट की फिजिक्स के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा, वो हम लोग करवा देंगे, उसका बिल्कुल टेंशन मत। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर लिखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कोई एंगल मिलेगा कि नहीं? तो क्या मेरा साइन इनवर्स एक्स डायमेंशनलेस होना चाहिए? क्योंकि एंगल क्या था, डायमेंशनलेस था ना। तो मतलब कितना कुछ डायमेंशनलेस मिल रहा है, ये पूरा मिला था, ये भी मिला। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ x वो भी होगा क्या, डायमेंशनलेस। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ x, x मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती
डायमेंशनलेस। cosec इनवर्स ऑफ x वो भी होगा क्या, डायमेंशनलेस। sec इनवर्स ऑफ x वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। cot इनवर्स ऑफ x वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। लिखो लिखो इतना। तो नंबर 3 में थे हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 में आते हैं। एक्सपोनेंट्स आर, एक्सपोनेंट जो होगा ना डायमेंशनलेस होता है। जैसे कि बात करें, मान लेते हैं क्या है मेरे पास a टू द पावर x है, तो मेरा x क्या होगा, डायमेंशनलेस। पावर जो है वो हमेशा डायमेंशनलेस। मान लेते हैं मेरे पास e टू द पावर x है, तो x मेरा क्या होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, मतलब कुछ भी हो, जैसे कि मान लो 2 टू द पावर कुछ भी है, a प्लस b है, मान लो ये पूरा पावर में है ना, तो मेरा a प्लस b क्या होगा, डायमेंशनलेस। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते हम भी करेंगे, लेकिन ये तो थोड़ा अभी याद रखना है। नंबर 5, अगर बात करें log x, log पता है थोड़ा बहुत या नहीं पता, नहीं भी पता है तो हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज होता है log कहते हैं, एक log x लिखते हैं और एक होता है ln x, तो ये होता है नेचुरल लॉग, इसको कहते हैं log। तो क्या है log x में जो है a टू द पावर x डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो log x में क्या है और ln x है, तो यहाँ पर x जो है, यहाँ पर x तो डायमेंशनलेस हो गई, और साथ में log x और ln x वो भी डायमेंशनलेस होगा। मतलब जैसे थीटा, साइन थीटा में क्या था, थीटा तो डायमेंशनलेस था ही, साइन थीटा भी डायमेंशनलेस था, तो वैसे x भी डायमेंशनलेस होगा, log x ln x भी डायमेंशनलेस होगा। आया समझ में? सर पर ये log और ln x क्या है? बता देंगे धीरे धीरे बता देंगे। अभी नहीं मिला है, तुम लोग को मिला नहीं है, बता देंगे, चिंता मत करो। लेकिन अभी जब आएगा, देखो एक ही साथ तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना, ये मैथ्स में पढ़ेगा तो मैथ्स में मैं समझा दूंगा, बेसिक मैथ्स जब पढ़ाया जाएगा तब समझा देंगे, ठीक है। ओके सर। लेकिन अभी ध्यान रखना कि log x और ln x जहां आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। हो गया बेटा, है सर नहीं हुआ क्या? सर वो log x बेस e और ln x एक ही है ना? वही log x ln x क्या है बताएंगे बाद में, अभी फिलहाल लिखो, ये बताएंगे मतलब कुछ क्लास के बाद बताएंगे, ठीक है। अभी नहीं बता सकते इसको, इसीलिए अभी इसके लिए अलग से मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तो ये टॉपिक से ही बाहर निकल जाना पड़ेगा, तो इसलिए अभी इसको नहीं बताएंगे। मैथ्स जब पढ़ाऊंगा तब इसको बता दूंगा। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि ये दोनों डायमेंशनलेस हो। क्लियर है जिसने पूछा है? बोलो, आया समझ में? बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ता हूं मैं, तो देखो नेक्स्ट, अगर मैं किसी दो क्वांटिटी को ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या वो क्वांटिटी सेम होना चाहिए? जैसे कि बात करते देखो, मैं अगर मान लो तुमने पोटैटो खरीदा 1 kg और किसी और ने पोटैटो खरीदा
2 kg, तो तुम क्या कह सकते हो? टोटल पोटैटो 3 kg है, कह सकते हो कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तुमने मान लो एप्पल खरीदा और क्या खरीदा? ऑरेंज खरीदा, कितना? 1 kg 1 kg, तो तुम क्या कह सकते हो? टोटल फ्रूट्स क्या कह सकते हो? 2 kg कह सकते हो कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. टोटल एप्पल 2 kg नहीं कह सकते। आया समझ में? उसके बाद देखो, तुमने मान लो वाटर खरीद लिया 1 लीटर और तुमने खरीदा ऑरेंज 1 kg, तो क्या तुम कहीं पे ऐसा कह सकते हो कि टोटल समथिंग इक्वल टू 1 kg लीटर, ऐसा कुछ कह सकते हो? नो सर। No, sir. तो देखो, हम ऐड तभी कर पा रहे हैं अगर क्वांटिटी कहीं ना कहीं सेम हो। यहाँ पर क्वांटिटी क्या था? फ्रूट था, या तुम कह सकते हो मास था, या तुम क्या कह सकते हो? मास था। ये मास है कि नहीं? 1 kg 2 kg, Yes, sir. जबकि यहाँ Yes, पर क्या sir. है? मास और वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं पोटैटो और ऑरेंज को भी मैं टोटल कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? 1 kg है ना, मैं कह सकता हूँ कि टोटल गुड्स क्या है मेरा? 2 kg कह सकता हूँ। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि वही क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सिमिलरली माइनस भी कर सकते हैं। कि जैसे कि मान लो इसे ये किसी x ने खरीदा, ये किसी y ने खरीदा, तो y ने कितना ज्यादा खरीदा? 2 - 1 होगा कि नहीं? तो मैं किसी दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकता हूँ अगर दोनों क्वांटिटी सेम हो, और जो क्वांटिटी सेम होगा उसका डायमेंशन सेम होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से बना एक प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में भी। तो ये बोर्ड का है, मैं वहां तक पहले एंट्रेंस की बात कर रहा था, तो अभी मैं बोर्ड की फिर से बात कर रहा हूँ। तो बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बोर्ड में भी चाहिए होगा, एंट्रेंस में भी चाहिए होगा, एंट्रेंस के क्वेश्चन में भी चाहिए होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimension are equal, जिसका डायमेंशन क्या हो? बराबर है। उसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन बराबर हो, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा आते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ एनी इक्वेशन। देखो, कोई भी चीज बराबर कब हो? जब वो दोनों क्वांटिटी सेम हो। कभी मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि 1 kg इक्वल टू 1 लीटर? कह सकता हूँ क्या? No, No. sir. No, sir. लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि 1 kg इक्वल टू 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, कह सकता हूँ? Yes, sir. क्या क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? यहाँ पर भी मास होगा, यहाँ पर भी मास होगा। जैसे उस समय कह रहे थे कि एक्सेलरेशन का क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। तो क्वांटिटी वेलोसिटी था, तो वहां पर माइनस हो रहा था, यहाँ पर सम हो रहा है। तो क्वांटिटी क्या है? मास। यहाँ पर क्वांटिटी क्या है? मास है। तो दोनों तरफ क्या है? डायमेंशन सेम होगा। आया समझ में? Yes, sir. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बोर्ड एंड एंट्रेंस। बोर्ड में लिखने आता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, और एंट्रेंस में इसका एप्लीकेशन आएगा। तो किसी ने बोला था कि सर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या है, तो इसके बाद आ जाएंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है? नंबर 1, ये बहुत जो एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एप्लीकेशन, कहीं ना कहीं ये मैथमेटिकल है, तो थोड़ा बोरिंग जैसा लग सकता है। अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसे डिटेल समझा पाऊँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं एप्लीकेशन को लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला तो फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि मुझे फिजिकल कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए। नंबर 2, टू फाइंड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। कई बार ऐसा होता है कि एक इक्वेशन सही है कि नहीं, हम लोग डायमेंशन से चेक करते हैं।
तो ये जब पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। नंबर थर्ड, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। Number 4, to establish relation among various physical quantities. तो इसे लिख लेंगे। ये सारा एप्लीकेशन थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल जैसा कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल स्टडीज में हमें चाहिए होता है among various quantities, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलेगा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या होता है, कई बार होता है कि तुम मान लो एक मॉडल बना रहे हो। मॉडल मतलब कैसा मॉडल, जैसे कि मान लो तुम एक डैम डिजाइन कर रहे हो, वो डैम बनेगा कि नहीं वो तुम बना के तो देख नहीं सकते कि बना के खराब हो गया, डैम बर्बाद हो गया, पूरा पैसा चला गया तुम्हारा, डूब गया, तो तुम तो कहीं का नहीं रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग में ऐसा स्कोप है कि हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं कि मेरा जो मॉडल है वो बाद में वर्क करेगा कि नहीं। तो वो इंजीनियरिंग में आएगा, अभी नहीं। मतलब कितना कितना इसका एप्लीकेशन बाद में हो सकता है, हम लोग वहां पर मॉडल एनालिसिस कहते हैं उसको, तो वो बाद में मिलेगा। ये हालांकि पूरा थ्योरेटिकल है। सर नंबर ठीक 2 है, समझ नहीं आया। समझ में अभी कुछ नहीं आएगा रे, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, इसको बस अभी लिखवा है, इसको कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक एक को पढ़ाएंगे। ये एक एक टॉपिक है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्लीकेशन है। इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल भी होगा। आया समझ में? ये बहुत बड़ा टॉपिक है और 2-3 क्लास लगेगा इसमें, बहुत बड़ा है। ऐसे अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया तो क्या है, हो सकता है हैंडराइटिंग समझ में ना आए। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन शॉर्ट में लिखिए। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, और यह है टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज होना चाहिए, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अभी आया समझ में? हो गया? आया समझ में? नहीं हुआ तो बोलो, मैं मिटाऊंगा। सर डन। हो गया सर। किसी का नहीं हुआ तो बोलो। सर डन। तो प्रियंका हमारा न्यू स्टूडेंट, थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि पढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ा बातें कर करके कहीं ना कहीं पढ़ाया जाए और धीरे धीरे स्पीड को गेन करेंगे। तो प्रियंका बताओ क्या बनना चाहते हो? सर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डॉक्टर बनना चाहते। क्यों डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? सर वो बचपन से मेरा एक एम था। कुछ तो रीजन होगा। नहीं सर, मुझे पसंद है वो। सब लोग मतलब ध्यान से सुनेंगे, हाँ कुछ बात है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनना है। मुझे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और सबके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आज और बातें करते हैं और ऐसे बीच बीच में बातें किया जाएगा ताकि तुम लोग मोटिवेटेड रहो, और गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, इसलिए सुनो। कौन कौन साइंस इसलिए लिया है, सही में बताना, मुझे अच्छा लगेगा कोई ऑनेस्टली अगर आंसर बताए कि जल्दी मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा पाऊँ। कौन कौन आया ऐसे, बोल दो सर। सर मी। हाँ बताओ सर मी। क्या बोल रहे हो तुम आए हो या कोई, मतलब क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? नाम क्या है तुम्हारा? प्रबाल कलिता। हाँ प्रबाल कलिता। क्या बोल रहे हो? प्रबाल कलिता। कोई और नाम बता दे रहे हैं, जो भी हो। अरे बहुत लोग आता है इसके लिए, मैं भी इंजीनियरिंग इसीलिए किया था कि पैसा कमाना। सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसा किया था क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब था, रियलिटी आज मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, और ना मुझे ऐसा कोचिंग सेंटर मिला था अच्छे से।
तो क्लास 10 में मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज था, बहुत बढ़िया था। 11-12 में उसी स्कूल में पढ़ा। पहले पता ही नहीं चला कि स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो आखिर मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं था। इतना गधा टाइप था, कहीं किसी से बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि क्लास 10 में स्कूल में जो पढ़ाते थे उससे इतना बढ़िया परसेंटेज आया था। तो सोचा कि खुद से पढ़ेंगे, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, मन लगा के पढ़ेंगे तो हो जाएगा। फिर 11 और 12 जब पढ़ा और जब मैंने एंट्रेंस दिया पहली बार, तब मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। यह हालत थी मतलब। लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, मतलब मैंने साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को, मेरा बायो नहीं था, मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मुझे समझ में ही नहीं आया। और बिल्कुल 2 साल में मुझे लगा भी था कि मतलब बस मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। मेरा और एक प्रॉब्लम था, मेरा घर से जो स्कूल था ना, वो मेरा 30 किलोमीटर दूर। मैं बस से अप डाउन करता था। ये एक मेरा बहुत बड़ा बात था, जिसके वजह से मेरा बहुत टाइम जाता था, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो जैसा गलती मेरे से हुआ था वैसा गलती तुम लोग ना करो। लेकिन फाइनली मैं 1 ईयर ड्रॉप दिया, फिर मैं इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2018 को। फिर मैंने 6 मंथ्स टाटा मोटर्स में जॉब किया मैंने, और फिर मैं ललच में आया। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ कब से? मैं पढ़ा रहा हूँ 2016 से। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तभी से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का। 2016 से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ रहा था और मैं पढ़ाता था भी, और मेरा टीचर्स को भी पता था कि मैं टीचर हूँ, सबको पता था टीचर हूँ। तो जो तुम लोग बच्चे लोग जो चीटिंग करते हो ना, तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं चीटिंग करता था या कुछ करता था, क्योंकि मैं खुद ही टीचर था, तो तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो आज के लाइफ में क्या है, पैसा सबको चाहिए, क्योंकि सबका ख्वाहिश होता है एक अच्छा लाइफ के लिए, चीजों का दाम बढ़ रहा है, सब कुछ है। तो पैसा तभी मिलेगा तुम्हें अगर तुम अपना पैशन को फॉलो करो। और पैशन तभी फॉलो होगा, मान लो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा। अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तो एक अच्छा इंजीनियर बनना पड़ेगा। अगर तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो एक तुम्हें अच्छा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। अगर तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आईएएस ऑफिसर तभी बन सकते हो जब तुम यूपीएससी क्लियर करोगे। अगर तुम्हारा यूपीएससी में अच्छा रैंक नहीं आएगा तो तुम कहीं पे ऐसा जगह पोस्टिंग हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे कि मैं क्यों बना आईएएस। पता है आईएएस ऑफिसर सब नहीं बनता, यूपीएससी से आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईएफएस आता है, आईआरएस आता है, बहुत आता है, पता होगा शायद तुम लोग, या नहीं भी पता हो सकता। तो जितना नीचे चले जाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि रैंक जितना कम होगा तुम्हारा पोस्टिंग अच्छा जगह पे नहीं होता, तो तुम परेशान हो जाते हो कि मैं कहाँ आया। तो तुम्हें जो भी करना है, बेस्ट बनना है, बेस्ट डॉक्टर बनो, बेस्ट इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनना है, बेस्ट बनो, रिसर्च में जाना है, वही साइंटिस्ट में ही पढ़ते हैं, रिसर्च में जाना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को कुछ और बनना है, लेकिन बेस्ट बनो। पैसा तो है ही, रेस्पेक्ट भी है, और तुम्हारा डिमांड भी रहेगा। तुम्हें टीचर बनना है, बेस्ट टीचर बनो। किसी का पैशन टीचर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने जॉब करके, मैं जॉब छोड़ के टीचिंग में वापस आ गया क्योंकि मेरा पैशन है टीचिंग। तो तुम अगर अच्छा टीचर भी हो तो तुम्हारा रेस्पेक्ट मिलेगा, बच्चे तुम्हें लाइक करेंगे, तुम्हारे पास पैसा भी होगा, डिमांड भी होगा, हर कोई चाहेगा कि तुम मुझे पढ़ाओ, ये हालत होगा तब। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर कोई, मुझे पूरा अच्छे से पता है, क्लास 10 अगर तुमने अभी 11 के लिए एग्जाम 11 के लिए एडमिशन लिए हो तो मतलब तुम 10 तक एक सिंसियर स्टूडेंट है जिसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है और जो चाहता है कि उसका करियर अच्छा हो। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? Sir, 8 p.m. सर रात तो को थोड़ा सा 8 10 बजे मिनट से। 5-10 मिनट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कर लो, क्योंकि कल भी मैंने स्टूडेंट से जो अभी 10 पास किया, मैंने फोन में बात किया था। कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर 10 एग्जाम पेरेंट्स बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। पेरेंट्स जो है उनको आउटिंग में लेकर जाते हैं, मान लो किसी को कहीं आउट ऑफ स्टेट लेकर चले गए, कोई रिलेटिव के पास रहने चले गए, क्यों? 10 एग्जाम के बाद 2 मंथ्स 3 मंथ्स का गैप मिलता है, अच्छा खासा गैप मिलता है, 2 to 3 मंथ्स का अच्छा गैप मिलता है, जहां पर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार चूंकि पेंडेमिक है तो तुम बाहर तो दूर की बात, घर से ही नहीं निकल पाते।
तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, एकदम रियलिटी है ये। तो बच्चे थोड़ा दुखी होते हैं कि मैंने इतना मेहनत से 10 में पढ़ा, मैं कितना पढ़ता रहूं, मुझे कोई अटेंशन नहीं देगा क्या, मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा क्या। बच्चा ये चाहता है 10 में अच्छा मार्क्स लाए, मार्क्स लाके वो स्टूडेंट ये चाहता है कि रिजल्ट हर कोई पूछे और उस रिजल्ट को वो खुशी खुशी बता पाए, ये होता है। इवन जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेवा में होता है, उनका ख्वाहिश होता है कि मैं स्टैंड करूं, लोग मुझे पूछे। तो वो जो स्टूडेंट्स है जिसमें है कि मतलब वो करना चाहते हैं कुछ, वो थोड़ा भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो अगर डिसअपॉइंट हो, कभी भी निराश हो, तो मुझे अपना बड़ा भैया मान के मुझे फोन करो, मुझसे बात करो, मैं हमेशा हूं तुम लोग के पास। लेकिन विश्वास करो, अभी सिचुएशन खराब है, तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारे साथ है हमेशा, तुम्हारे सक्सेस को ही चाहते हैं। तुम और 2 साल मेहनत करो, 2 years, 2 साल मेहनत करो। आज तुम मुझे सिर्फ इस मोबाइल के थ्रू देख रहे हो, कई बार ऐसा होता है लिखने के चक्कर में मुझे अच्छे से दिखता भी नहीं है, फिजिकल क्लासरूम जैसा मुझे देख भी नहीं पा रहे, मैं मस्ती नहीं कर पा रहा हूँ तुम लोगों के साथ। तो मुश्किलें और भी बढ़ रही है कि घर पे ही बैठे बैठे तुम लोग पढ़ रहे हो, तो तुम लोग बहुत कुछ कर रहे हो, होमवर्क भी कर रहे हो, तो मैं यही कहूंगा कि तुम लोगों ने बहुत कुछ किया है। बस फिर भी 2 साल मेहनत करो। और अगर कहीं पे इंजीनियरिंग में अच्छा खासा इंजीनियरिंग में अगर सिलेक्शन हो गया, मेडिकल में, इंजीनियरिंग मेडिकल की ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग स्पेशली इसके लिए प्रिपेयर कराते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ाते हैं, तो मुझसे अगर तुम कहीं पे डीआरडीओ वगैरह में भी जाना चाहो या रिसर्च लाइन में भी फर्दर जाना चाहो, तो कहीं पे भी जाना चाहो तो तुम कर सकते हो। केबी बुआ एग्जाम के थ्रू रिसर्च में जा सकते हैं। हमारे यहाँ से केबी बुआ में स्टूडेंट जो है रैंक लाते हैं, तो कहीं पे भी जा सकते हो। तो अगर तुम जाओ, जैसे कि मैं बात करूं, आफ्टर इंजीनियरिंग में तुम्हें क्या होता है, लाइफ बहुत बढ़िया होती है। कैसे? तुम घर से बाहर जाओगे, वहां पर दोस्तों के साथ रहोगे, एक माहौल मिलता है जहां तुम एंजॉय कर पाओगे, भले वो इंजीनियरिंग हो मेडिकल हो। तुम्हारे इस एज में बच्चों का ऐसा होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा मम्मी पापा मुझे समझते नहीं है, हालांकि वो तुम्हें समझते हैं, वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो हम दोस्तों से बात करना चाहते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मान लो तुम्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तुम्हें कहीं पे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो तुम्हारे ग्रुप में ही, तुम्हारे बैच में ही बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अच्छा गाना गाते हैं। मान लो तुम अच्छा गाना गाते हो, कोई अच्छा म्यूजिक बजाता है। इसलिए देखना बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, वो खुद ही कहते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़े थे इसलिए वो प्लेटफॉर्म मिला है। तो वहां पर क्या होता है, तुम्हें अपना एज का दोस्त मिलेगा, अपना एज का मतलब रिसोर्सेज इतना ज्यादा मिलता है। रिसोर्सेज कैसे मिलता है? कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, तुम्हें अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, अनलिमिटेड। और स्पीड कितना है पता है इंटरनेट का? 2 मिनट नहीं लगता एक एचडी में मूवी डाउनलोड करने में। एचडी में मूवी डाउनलोड करने में 2 मिनट नहीं लगता, इतना हाई स्पीड इंटरनेट है। चाहे वो इंजीनियरिंग हो मेडिकल हो, दोनों में मिलेगा। और एम्स की अगर मैं बात करूं, पता है तुम एम्स में अगर जब जाते हो तो तुम्हें जो हॉस्टल का रूम मिलेगा, तो तुम जैसे रूम में घुसोगे तो तुम्हारे लिए आदमी आ जाएगा और तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इंटीरियर डिजाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम जैसा चाहोगे रूम को कि मेरा बिस्तर का कलर ऐसा होना चाहिए, मेरा वॉल का कलर ऐसा होना चाहिए, मेरा वॉल में ऐसा डिजाइन होना चाहिए, मेरा चारों वॉल का कलर अलग होना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाए। मतलब तभी तुमको मान रहे हैं कि तुम डॉक्टर हो, तभी तुमको मान रहे हैं कि तुम इंजीनियर हो। इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे ना, तुम्हें लोग रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, सब लोग आए हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन इसको सपना देखने से ही नहीं होगा। इस सपने के लिए बस एक चीज चाहिए, वो है रेगुलर स्टडी और साथ में थोड़ो स्टडी। थोड़ो स्टडी मतलब ऐसा नहीं कि टीचर ने समझाया मैं समझ गया काम खत्म, लेकिन साथ में मेरा ये चीज आज के बाद कोई भी पूछे मेरे से हो जाएगा ये। मतलब कोई भी आज जैसे कि डायमेंशन मैंने पढ़ा रहा हूं मैं, डायमेंशन का जैसा क्वेश्चन करवाया है, कोई भी क्वेश्चन दे वैसा क्वेश्चन तो मेरे से हो जाएगा। तो ऐसा अगर स्टडी करोगे अकॉर्डिंग टू आवर गाइडलाइंस तो जरूर होगा। और पैसा तो दूर की बात है, पैसा अपने आप आएगा।
जैसे 3 इडियट्स में कहते हैं ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस खुद आएगा तुम्हारे पीछे। तो ये कुछ करोगे तो बिल्कुल होगा। ठीक है प्रियंका, कैसा लगा क्लास आज का? सर अच्छा लगा, ठीक है, मोटिवेशन तो मिला, थैंक यू। प्रियंका नहीं थी और बाकी सब स्टूडेंट, मैं हमेशा ऐसे तुम लोग से बातें करूंगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी भी ऐसा लगे कि मतलब क्लास की बात अलग होती है, लेकिन अगर कभी भी कोई भी लो फील करे तो मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैं किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डिप्रेस हो, तो मैं ऐसा, हम टीचर्स ऐसा नहीं कि उस बात को जाके कहीं पे ब्रॉडकास्ट करने लग जाएंगे। तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो और अच्छे से बस पढ़ाई करो। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो होमवर्क दिया था, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया था, तो वो होमवर्क करके रखना। ठीक है, फिर बाय बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you.